तो बात करते हैं जो टेस्ट सीरीज़ हम देख रहे थे भाई, मॉक टेस्ट नंबर कौन सा था भाई? मॉक टेस्ट नंबर 5 था ये। मॉक टेस्ट नंबर 5 जहाँ पे हम सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहे थे, जियोग्राफी के पहले नंबर के सेक्शनल टेस्ट की, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 कवर कर लिया पार्ट 1 में, है ना। ये पार्ट 2 है भाई, है ना। ये पार्ट 2 है जहाँ पे हम कवर करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को। ये पार्ट 2 है जहाँ पे हम कवर करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को। 51 से लेके हम यहाँ पे कवर करेंगे 100 तक के क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। प्रेशर बेल्ट्स की बात करनी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, सपोज करो ये इक्वेटर हो गया भाई, यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर में लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे इवापोरेट हो रहा है एयर, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बना, एयर ऊपर जा रहा है, नॉट इवापोरेट हो रहा है, एयर ऊपर जा रहा है। सो लो प्रेशर बेल्ट बना। सो एब्सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर नियर द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन की वजह से सारे के सारे जो एयर ऊपर जाते हैं, एंड एयर के ऊपर जाने की वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। सो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये तो इक्वेटर हो गया भाई, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन होंगे जहाँ पे एयर यहाँ से ऊपर गया, तो एयर कन्वर्ज कहाँ पे करेगा? सब ट्रॉपिकल रीजन में कन्वर्ज करेगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे काम सिचुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। काम कंडीशन विथ फीबल विंड्स एंड लिटिल प्रिसिपिटेशन, ज़्यादा बारिश नहीं होती भाई, एकदम धीरे धीरे धीमी धीमी हवा बहती है, एंड काम सिचुएशन देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सब पोलर, पोलर नहीं है, सब पोलर। यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे हुआ, यहाँ से एयर ऊपर गया तो यहाँ पे लो प्रेशर बना और यहाँ पे कन्वर्ज किया, ठीक है। ये पोलर, तो हमारे पास पोलर एरिया में क्या देखने को मिलता है? पोलर हाई प्रेशर होता है, बट हमको टॉप बात की जा रही है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अगर लो प्रेशर है तो यहाँ पे क्या होगा, एयर ऊपर जाएगा, ठीक है। साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगे। नॉट लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? साइक्लोन्स, एंड नॉट एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स जो है वो हाई प्रेशर के साथ एसोसिएटेड हैं भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, हमको बात करनी है इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जूवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम किसको बोलते हैं? जो हमारे पास शुरू के 3-4 प्लैनेट हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। बात की जो जूवियन प्लैनेट मतलब जुपिटर लाइक प्लैनेट जो होते हैं, जिनमें रिंग्स देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली डस्ट से बने होते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जूवियन प्लैनेट बोलते हैं। जिसमें हमारे पास कौन आ जाएगा? सैटर्न आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा, नेपच्यून आ जाएगा। दिस आर कॉल्ड एज जूवियन प्लैनेट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अनलाइक द स्फेरिकल शेप ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जूवियन प्लैनेट आर ऑल स्लाइटली ऑब्लूग्ड। क्या जूवियन प्लैनेट जो होते हैं वो ऑब्लोग्ड होते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज याद रखना जो जूवियन प्लैनेट्स हैं ये फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करते हैं, रोटेट फास्ट। तो जो अर्थ है सपोज इस प्रकार का है, बट जो जुपिटर है ना सर, ये अर्थ हो गया, अर्थ जो है पूरा गोल है, ठीक है, बट जो जुपिटर थोड़े से क्या है, ऐसे ऑब्लोग्ड हो गए हैं, बिकॉज यहाँ पे फास्ट मूवमेंट की वजह से ये क्या कर रहा है, इक्वेटर की तरफ यहाँ पे थोड़े से ये पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंक दे रहा है, इसीलिए क्या थोड़े से ऑब्लोग्ड हो जा रहे हैं ये। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर यूजुअली फास्टर देन एनी ऑफ द जूवियन प्लैनेट। नो, जो जूवियन प्लैनेट है उनका स्पीड फास्ट होता है भाई, इसलिए तो इनके क्या हो गए? ऑब्लोग्ड हो गए। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है ओशन करंट प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट इन द एरियाज क्लोजर टू द कोस्टल रीजन। जो ओशियन करंट हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट इन एरियाज क्लोजर टू द कोस्टल रीजन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है ओशियन करंट एंड एसोसिएटेड डेजर्ट। पहला है मोजेब डेजर्ट, जो है ये गल्फ स्ट्रीम के साथ एसोसिएटेड है क्या? नो। जो मोजेब डेजर्ट है, सपोज करो ये हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के इस साइड पाया जाता है मोजेब डेजर्ट, और इसके इस साइड जो करंट बह रही है उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट, है ना। गल्फ स्ट्रीम तो इस साइड बहता है भाई, हमारे पास जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद है बेनागुला करंट, कालाहारी डेजर्ट, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था बेनागुला करंट जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में, जहाँ पे बेनागुला करंट जो था एक कोल्ड करंट था, जो कि क्या कर रहा था हमारे पास जो अपने पास जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर हमारे पास जो हायर लैटिट्यूड से कोल्ड वाटर को ला रहा था, ठीक
ठीक है। तो सपोज करो कि ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका के ईस्ट साइड बहता है भाई हमारे पास वेनेजुला करंट, और इस पर हमारे पास क्या कालाहारी डेजर्ट है, नमीबिया डेजर्ट है, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही बात है। कैनरी करंट बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास क्या बहता है, कैनरी करंट बहता है। कैनरी करंट जो कि यहाँ पे सहारा डेजर्ट का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम्बोल्ट करंट जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरुवियन करंट, यहाँ पे हमारे पास हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन करंट बहता है, ठीक है। हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन करंट बनता है। इस प्रकार से हमारे पास साउथ अमेरिका में क्या बनता है भाई, अटाकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो अटाकामा डेजर्ट जो है वो हम्बोल्ट करंट, जिसको हम पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, उसके साथ ये एसोसिएटेड है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट एल्बिडो। हाईएस्ट एल्बिडो किसके पास होगा, ये हमसे पूछा गया है। एल्बिडो का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिव पावर, ठीक है, रिफ्लेक्टिव पावर। तो सहारा डेजर्ट ठीक है, एक चीज़ है। कुटाना वेटलैंड ये भी ठीक है, डेजर्ट ठीक है। आइलैंड एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है, एलिफेंटा आइलैंड अंटार्कटिका में पूरा का पूरा आइस कवर्ड होगा भाई, और आइस का सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास क्या, एल्बिडो। टॉल ग्रासलैंड का उससे कम होगा। एलिफेंटा आइलैंड नहीं, एलिफेंट आइलैंड। क्वेश्चन 55 है, द बेलम डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। हमको बात किसी करनी है बेलम डिक्लेरेशन की, जो कि न्यूज़ में देखने को मिला हमको। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बेलम डिक्लेरेशन था, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट, ओके। क्वेश्चन 56 है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द मेजर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा एस्ट्रियालिस। हमको बात करनी है रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा एस्ट्रियालिस। बोरियालिस जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सोलर रेडिएशन एमिशन विथ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, जो सन के सोलर रेडिएशंस जो आ रहे हैं, सपोज करो ये सन से सोलर रेडिएशन जो आ रहे हैं, उसके साथ जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो जब क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कलरफुल रेडिएशन, जो वहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं ना, उसीलिए हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कलरफुल इमेजेस देखने को मिलते हैं, जो बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे लिखते हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं हम अरोरा बोरियालिस इन द नॉर्थ एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस इन द साउथ। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 57 फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। क्वेश्चन 57 है, हेलीकॉप्टर जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनूवर एट हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू। तो हेलीकॉप्टर उड़ते कैसे हैं, इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से जो पंख है बहुत जोर से घूमते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर नीचे की तरफ एक्सर्ट करते हैं, एंड न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से नीचे से भी ऊपर प्रेशर जाएगा, है ना। तो जो एयर प्रेशर है वो भी ऊपर की तरफ एयर प्रेशर लगाता है, जिससे ये लिफ्ट अप होते हैं। बट अगर प्रेजेंस ऑफ जेट स्ट्रीम, हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है, वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती है भाई। हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है, एयर की डेंसिटी कम होती है, तो क्या होता है, जो हमारे पास एयर है जिसको वो पुश करके हवा ऊपर लिफ्ट कर पाए, वो कमी होती है, इसीलिए हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे उड़ नहीं पाते। सो लो डेंसिटी ऑफ एयर की वजह से वो हायर एल्टीट्यूड में, हायर हाइट्स पे उड़ नहीं पाते। क्वेश्चन 58 है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम जो है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव जॉइंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएस एड के साथ मिलके, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया था, है ना, हमारे पास ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट लॉन्च किया था। मतलब वहाँ भी पेड़ लगाएंगे जहाँ पे जंगल नहीं है, तभी तो हमारे पास क्या होगा, देश में विकास होगा। कैसे, ग्लोबल वार्मिंग कम करके। कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द इफेक्ट गिवन अबव इज आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन फ्रॉम मैनमेड सोर्स। इफेक्ट की बात हो रही है भाई आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन से, ठीक है। इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन फ्रॉम मैनमेड सोर्स, है ना, आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन के हमारे पास इफेक्ट की बात हो रही है। इफेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन फ्रॉम द मैनमेड सोर्स, जो हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन होगा तो जो माइग्रेटरी पैटर्न है बर्ड वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो लाइट से एक प्रकार से डायरेक्शन चूज करते हैं यार। डिक्लाइन इन दी प्लांट डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। आर्टिफिशियल लाइट से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा, उनमें जो फोटो पीरियडिज्म देखने को मिलता है वो इफेक्ट हो जाएगा, जिससे उनकी प्लांट डाइवर्सिटी भी कम हो देखने को मिल सकती है। ह्यूमन में स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई, इसीलिए लाइट बंद करके सोना चाहिए।
बेटर व्यूइंग ऑफ द आउटर स्पेस एंड स्काई, नो, बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज लाइट से क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से हम आसमान को, बादल को, मतलब जो स्पेस को देख नहीं सकते। इसीलिए हैनले के अंदर, लद्दाख के अंदर हमारे पास क्या बनाया गया है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाया गया। क्यों बनाया गया? वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन कम है, प्लस वो हाइट पे है, इसलिए हम आसानी से स्पेस को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड लाइट पॉल्यूशन से कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ेगा भाई। सो इसमें से 1 2 3 4 ओनली 4 यहाँ पे क्या देखने को मिल सकते हैं, इफेक्ट्स हैं भाई किसके, आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है एंड लार्जेस्ट कंजम्पशन भी इंडिया के अंदर होता है। द मेजोरिटी ऑफ द पल्सेस आर ग्रोन एज ए राबी क्रॉप, बिल्कुल सही बात है, विंटर के समय ही मैक्सिमम पल्सेस ग्रो करते हैं, बट हाँ खरीफ के समय भी ग्रो कर सकते हैं कुछ क्रॉप्स को, लाइक रागी को। यस, द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन इंडिया फॉर द लास्ट 5 ईयर, बिल्कुल सही है, ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, बट हाँ ये सही है, बिकॉज 19 से लेके 24 तक हमारे पास क्या देखने को मिला है, एक ट्रेंड जो था वो इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है प्रोडक्शन का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल 3। तो ये कहाँ पे मिलेगा भाई, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर तो नहीं मिलेगा, हाँ बट ये सब डाटा जो हमको देखने को मिल सकते हैं अगस्त के अंदर, ये न्यूज़ में था अगस्त 23 में, तो इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। डाटा रिलीज़ करती है ना गवर्नमेंट की, हाँ भाई 5 सालों में हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता ही रहा है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 61 है, विथ रेफरेंस टू सोलर रेडिएशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेडिएटिंग एनर्जी ऑफ द अर्थ इज़ वीकर देन द सन, बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा अर्थ का टेम्परेचर कम है इसीलिए उसकी रेडिएटिंग एनर्जी कम है, एंड ना सन का रेडिएटिव एनर्जी ज़्यादा है। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है हमारे पास सन। द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द क्लाउड इज शॉर्ट वेव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, जो शॉर्ट वेव क्लाउड जो वेव रिफ्लेक्ट करते हैं जो रेडिएशन को, वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस वार्मिंग इज एनहांस ड्यूरिंग नाइट इन एन ओवरकास्ट एटमॉस्फियर, ओवरकास्ट का मतलब क्या है यहाँ पे आप समझना, ओवरकास्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, बादल छाए हुए हैं, ठीक है, ओवरकास्ट मतलब बादल छाए हुए हैं। तो वहाँ पे रात में क्या होता है, बादल देखना आप, जिस समय बादल रहते हैं आसमान में हमारे पास गर्मी ज़्यादा लगती है भाई ठंडी के मौसम में, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को, सो उससे हमारे पास इन्हांस ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। एल्बिडो रिफ्लेक्ट द लॉन्ग वेव रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ, नो, जो एल्बिडो है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एल्बिडो के अंदर शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में एज इट इज़ जैसे आया, बिकॉज आउटर स्पेस से जो रेडिएशन हमारे पास आते हैं वो हाई एनर्जी होते हैं, इसीलिए उनका वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है, तो हमारे पास क्या करते हैं, शॉर्ट वेव की फॉर्म में ही उसको रिलीज कर देते हैं, शॉर्ट वेव की फॉर्म में उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। बट जो अर्थ जो रेडिएशन निकालती है उनको एब्जॉर्ब करके जो टेरेस्ट्रियल अर्थ रेडिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, वो लॉन्ग वेव लेंथ की फॉर्म में होते हैं, बिकॉज वो एनर्जी वाइज कम होते हैं। तो याद रखना, एल्बिडो से शॉर्ट वेव रेडिएशन रिलीज हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, बट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात हुई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, तो वो होते हैं लॉन्ग वेव। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन बट दे रिफ्लेक्ट शॉर्ट वेव रेडिएशन। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है दी अर्थ रिसीव स्लाइटली मोर एनुअल इंसुलेशन इन जनवरी देन जुलाई, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अर्थ जो है जनवरी के समय कहाँ पे होता है भाई, पेरीहिलियन में। पेरीहिलियन मतलब पास, पी से पेरीहिलियन, पी से पास, पास टू व्हाट, पास टू द सन। एंड जुलाई में कैसे कहाँ पे होता है, एपीहिलियन में, एपीहिलियन में होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कम गर्मी पड़ती है। अब समझना भाई, अर्थ रिसीव की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं बोला कि भारत के अंदर गर्मी का सीजन कब पड़ता है, सीजन का लेना देना नहीं है, सीजन का लेना देना है टिल्ट से, ठीक है, सीजन का लेना देना है टिल्ट से। अब जो हमारे पास अर्थ रिसीव कितना करता है रेडिएशन, वो तो हम पास में रहेगा तो ज़्यादा रेडिएशन रिसीव करेगा, तो पास में कब रहेगा, जनवरी के समय, ये डाटा है एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, अर्थ रीचेस पेरीहिलियन इन जनवरी एंड एपीहिलियन इन जुलाई ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। पेरीहिलियन मतलब पास
बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला ना, वही हम सही रीजन बताया, तो दोनों एक दूसरे को सही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। पास में है इसलिए ज़्यादा रेडिएशन रिसीव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। जेट स्ट्रीम आर हायर अल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, बिल्कुल सही बात है। जेट स्ट्रीम जो है हाई अल्टीट्यूड में देखने को मिलता है और वो ईस्टवर्ड फ्लोइंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। मैडन-जुलियन ऑसिलेशन इज एन वेस्टवर्ड मूविंग डिस्टर्बेंस अराउंड द ट्रॉपिक्स, नो इट इज ईस्टवर्ड मूविंग। ठीक है, तो दो चीज़ हमेशा रखना कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं और जो MJO है दोनों कैसे मूव करते हैं, ईस्टवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो दोनों को पता होना चाहिए कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बोथ आर ईस्टवर्ड मूविंग, दिस इज इनकरेक्ट यार, ये वेस्टवर्ड बोल रहा है। पोलर वर्टेक्स आर एरियाज ऑफ लो प्रेशर रीजन, नो, हमने देखा पोलर वर्टेक्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। पोलर वर्टेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। ओके, करेक्ट हमसे पूछा क्या है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 2, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्टार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था उसका हमारे पास करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है। तो याद रखना भाई, जो अरावलीज हैं वो बहुत पुराने हैं, दे आर वेरी वेरी ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, तो सबसे पुराना अरावली है, उसके बाद डेक्कन ट्रेप और हिमालयस तो रिसेंट है भाई, जब टकराया तब जाके बना। जो अर्थ का जब फ्लो हो रहा था, जो अर्थ जो थी अंटार्कटिका वाले रीजन से हमारे पास कहाँ आ रहा था, है ना, अर्थ जो था वो पेंजिया से जब अलग होकर यहाँ पर इंडिया के ऊपर की तरफ आ रहा था यूरेशिया से टकराने के लिए, है ना, यूरोपियन प्लेट से टकराने के लिए, तो वहाँ पर जब टकराया तब जाके हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वहाँ पे जब टकराया तब जाके हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बीच में क्या हुआ, जब वो उधर से फ्लो होके, उधर से जब ये पेंजिया से अलग होके इंडिया जब आ रहा था, मतलब जो इंडो पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो अलग होके आ रहा था, तब जाके डेक्कन ट्रेप का फॉर्मेशन हुआ इन दी पैसिफिक रीजन। आज भी जो हमारे पास रियूनियन आइलैंड वाले जो रीजन है वहाँ से, सो पहले डेक्कन ट्रेप का फॉर्मेशन है, उसके बाद हिमालयस का फॉर्मेशन हो। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद रेफरेंस टू ट्राइटियम, ट्राइटियम की बात करनी है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द ओनली रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा विवाद वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ओनली रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बोला है। देखो भाई, हाइड्रोजन के 3 हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, एक ड्यूट्रियम, एक प्रोटियम और एक ट्राइटियम। ठीक है, 3 आइसोटोप्स हैं। तो ये बोल रहा है ओनली रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है, ड्यूट्रियम में थोड़ा थोड़ा रेडियोएक्टिविटी शो करता है, सो रेडियोएक्टिविटी तो थर्ड ही होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आइसोटोप के बारे में पूछा जा रहा है कि हाँ क्या एक ही आइसोटोप है, नहीं और भी आइसोटोप्स हैं यहाँ पे। इट इज़ फाउंड अबंडेंटली ऑन अर्थ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर विथ कॉस्मिक रेज, नो इट इज़ फाउंड रेयरली, ये रेयरली देखने को मिलता है भाई। इट कैन इजीली भी एब्जॉर्ब बाय ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही बात है, पानी के खाने के साथ इजीली एब्जॉर्ब होता है ये। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ओनली बी। तो आप इसको फर्स्ट को सही मानो, गलत मानो, तो इसके साथ अगर मैं मानूँ तो उसको मैं गलत सही गलत, ओनली रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ये भी सही है, बट 2 इंटरप्रिटेशन आता है कि ऑप्शन बोलना चाह रहा है कि एक ही मात्र यही आइसोटोप होता है या फिर ओनली रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। तो मैं इसको उस रेफरेंस से ले रहा हूँ कि हाँ ये बोलना चाह रहा है कि एक ही आइसोटोप है हाइड्रोजन का ऐसे, बट यार हटा दो इसको, ओनली रेडियोएक्टिव आइसोटोप है बोल के सही मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे माना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मे बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ओशन। इंक्रीज एसिडिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने से किसको किसको फायदा होगा ये हमसे पूछा गया है। क्लॉन फिश को फायदा होगा क्या, नो, क्लॉन फिश जो होगा एसिडिटी में ज़्यादा देख नहीं पाएंगे आसपास, तो प्रीडेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो इनको दिक्कत हो जाएगा भाई। सी ग्रासेस जो कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो कार्बन है जो कि लिमिटिंग है इनके लिए, वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिससे इनका प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है, सो बेनिफिट इनको मिल जाएगा भाई। शेलफिश जो कार्बोनेट्स के बने होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से उनका शेल जो होगा कमजोर हो जाएगा, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो नुकसान हो जाएगा उनका। तो करेक्ट हमारे पास बेनिफिट पूछा तो ओनली 1 हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंडिया हैज़
67 स्टेटमेंट 1 है, इंडिया हैज इशूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस IRCC टू एक्सेस रिसोर्सेज अंडर द कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी गाइडलाइन। बिल्कुल सही बात है भाई, इंडिया ने IRCC दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलीज़ किए हैं, इशू किए हैं। द नगोया प्रोटोकॉल मैंडेट यूजर टू ऑब्टेन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़। बिल्कुल सही बात है, लोकल कम्युनिटीज़ से वो PIC प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे बिफोर कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्स। जो लोकल कम्युनिटीज़ है जिनका बायोलॉजिकल रिसोर्स को कोई भी इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेना जरूरी है, ऐसा नगोया प्रोटोकॉल बोलता है। करेक्ट दोनों हैं भाई, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 68 है, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बायोम एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नीडल लाइव्ड और नीडल लीव्ड ड्रॉट टोलरेंट एंड एवरग्रीन ट्रीज। ठीक है, तो नीडल लीव्ड कहाँ पर देखने को मिलता है? बोर्नियल बायोम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? टाइगा फॉरेस्ट। ठीक है, द क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कोल्ड विंटर्स। ठीक है, टुंड्रा मत कर देना, बिकॉज टुंड्रा में हमारे पास जमा होता है हर चीज़। ठीक है, कल कूल समर्स है ना, समर्स भी देखने को मिल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इज एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट है, यहाँ पे पाइन की बात हो जा रही है। फॉरेस्ट विद स्पीसीज सच एज स्पर, फीर एंड पाइन, they are characterized by low pH acidic soil due to excessive bleaching of alkaline matter. So this is talking about boreal forest या फिर टाइगा फॉरेस्ट, जो कि पूरे जो टेम्परेट रीजन है लाइक USA, कनाडा, यूरोप, रशिया, इस रीजन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज अ पर्सन विजिटिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ड्यूरिंग समर सीजन इज मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, तो लॉन्ग टिल मका मतलब बंदर के लॉन्ग टिल बंदर से ये क्या करेगा भाई, है ना, देखने को मिल सकता है वहाँ। बिल्कुल सही बात है, कोकोनट क्रैब, बिकॉज वहाँ पे कोकोनट की ट्रीज हैं तो वो देखने को मिलेगा। कोरल रीफ्स देखने को मिल सकते हैं। एंड नारकोंडम हॉर्नबिल जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, बिकॉज नारकोंडम आइलैंड्स इज अ पार्ट ऑफ दी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये हमारे पास देखने को मिल सकता है, पक्षी की स्पीसीज है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्यों देखने को मिलेगा? बिकॉज वहाँ पे आसपास सी है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल 5 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया यूजिंग द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इन अ ट्रेड और बिजनेस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बिल्कुल सही बात है, किसी भी ट्रेड में आप महात्मा गांधी का नाम या फिर लाल बहादुर शास्त्री का नाम इस्तेमाल करना, इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है, अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट is disqualified from contesting election in the parliament or state legislature for 6 years from the date of conviction। ये भी सही है भाई, कंटेस्ट नहीं कर सकता भाई। आप देश के ऑनर्स को आप इंसल्ट कर रहे हो तो आप क्या बनने के लायक हो यार, एक स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर? नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन क्लाउड्स कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। हमको बात करनी है कि इनमें से कौन कौन से क्लाउड्स जो हैं वो अर्थ कंट्रीब्यूट करते हैं वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस में। ठीक है, तो याद रखना कि भाई जो वार्मिंग करने में कौन कौन से क्लाउड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सीरस क्लाउड होते हैं, है ना, जो इस प्रकार से लाइन टाइप होते हैं, स्टेट होते हैं, वो क्या करते हैं, अर्थ की वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिकॉज जो बिकॉज ये क्या करते हैं कि ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको ट्रैप कर लेते हैं और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको आसानी से अंदर जाने देते हैं। बट जो ये निम्बस क्लाउड या फिर क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, है ना, ये बल्की होते हैं यार। क्यूमुलस क्लाउड बल्की होते हैं तो ये बाहर से तो सन को आने देते नहीं हैं, प्लस, है ना, प्लस अंदर की जो इंफ्रा रेडिएशन रिलीज होता है उसको ट्रैप भी नहीं करते। सो इसीलिए वार्मिंग के लिए जो सीरस क्लाउड है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट द क्यूमुलस क्लाउड। सो दिस आर इनकरेक्ट। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सीरस एंड सीरो स्टेटस क्लाउड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फीचर्स गिवन अबव आर एसोसिएटेड विद द ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें से ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं ये हमसे पूछा गया है। मतलब ओशन के बॉटम्स में क्या क्या देखने को मिलेंगे? एबेशल प्लेन, बिल्कुल सही बात है, जो समुद्र के अंदर गहरे समतल जमीन होती है उसको हम एबेशल प्लेन बोलते हैं।
आउट वॉश प्लेन क्या होते हैं भाई? आउट वॉश प्लेन जो है, जो ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं ये, एंड दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ग्लेशियर्स ऊपर से जो डिकम्पोज, जो फीचर्स को ऊपर से बहा के जो नीचे ले आती है और नीचे में जो जमा करता है उसको क्या बोलते हैं हमारे पास? आउट वॉश प्लेन्स बोलते हैं भाई। सपोज करो ये ऊपर है, सपोज करो ये ग्लेशियर से यहाँ से ये बहा के कुछ चीज़ लाए तो नीचे में यहाँ पे जमा करेगा ना भाई ग्लेशियर, इसी को क्या बोलते हैं? आउट वॉश प्लेन। ग्योट्स, यस बिल्कुल सही बात है, समुद्र के अंदर छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं उनको हम ग्योट्स बोलते हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर। डोलिन्स आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर। कॉन्टिनेंटल राइस जो है वो हमारे पास जो समुद्र के तट के जस्ट कॉन्टिनेंटल राइस देखने को मिलता है समुद्र के तट में, वो हमारे पास एग्जाम्पल है ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर्स का। तो इनमें से जो 3 है हमारे पास एबेशल प्लेन, ग्योट्स एंड कॉन्टिनेंटल राइस, वो हमारे पास किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं यार? ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर्स। ये जो डोलिन्स है ना भाई, ये कार्स्ट टोपोग्राफी के अंदर देखने को मिलता है। कार्स्ट टोपोग्राफी जहाँ पे सपोज करो कोई कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, कोई कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जो कि लाइम्स हो गए, वो हमारे पास पानी की वजह से क्या होते हैं, अंदर ही अंदर ये खोखले तरह से हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डोलिन्स बोलते हैं। डोलिन्स जो है ऊपर ही ऊपर में यहाँ पे क्या होते हैं, नीचे नीचे होते होते बड़े बड़े होते हैं। सो दिस आर डोलिन्स एंड डोलिन्स आर सीन इन द कार्स्ट टोपोग्राफी, नॉट इन द ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर्स। 73 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ रॉक्स दिए हैं एंड ये रॉक्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, उनके पेरेंट रॉक्स से उनको मैच करना है। जो फाइलाइट्स होते हैं ना यार, फाइलाइट्स आर व्हाट? फाइलाइट्स आर नॉट इग्नियस रॉक, मतलब इनका जो पेरेंट रॉक है वो इग्नियस रॉक नहीं होते हैं, फाइलाइट्स आर मेटामॉर्फिक रॉक। पेरिडोटाइट, जो पेरिडोटाइट है वो क्या होते हैं भाई? पेरिडोटाइट्स आर नॉट सेडिमेंट्री रॉक्स, दिस आर इग्नियस रॉक। पेरिडोटाइट्स आर नॉट सेडिमेंट्री रॉक, दिस आर इग्नियस रॉक। एंड जो ब्रेसिका है ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं होता। देखो ब्रेसिका में सी आ रहा है, सी मतलब सेडिमेंट्री रॉक। सो ब्रेसिका और सेडिमेंट्री रॉक, तो इनमें से कोई सा भी करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, नन। क्वेश्चन नंबर 74 है, कोयना वर्ना एरिया ऑफ इंडिया इज द बेस्ट वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो कोयना वर्ना एरिया क्या है भाई? कोयना एक नदी है, वर्ना एक नदी है, जुनू महाराष्ट्र के अंदर है ना। यहाँ पे रिजर्वायर है, पानी को जमा करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है? रिजर्वायर बनाया गया है, और इस रिजर्वायर की वजह से हमारे पास रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्विक्स देखने को मिलता है, नॉट ऑफ 1, 2, 3, 4 मैग्नीट्यूड, मोर देन 6 के मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? अर्थक्विक देखने को मिलते हैं यार। 1960 में सबसे बड़ा वाला अर्थक्विक आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विद रेफरेंस टू माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो कि अगस्त 2023 में करंट अफेयर्स में था, इसीलिए यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जो माइंस रेगुलेशन, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया था, उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी वो हमको बताना है। इन इंडिया ओनली स्टेट एजेंसीज आर अलाउड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ एटॉमिक मिनरल्स सच एज लिथियम एंड बेरिलियम। पहले सिर्फ स्टेट एजेंसीज को ही अलाउ किया जाता था, बट अब 2023 में जो अमेंडमेंट आया उसने प्राइवेट एंटिटीज़ को भी इंक्लूड कर दिया कि प्राइवेट एंटिटीज़ भी क्या कर सकते हैं? लिथियम और बेरिलियम का क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर मिनरल विल बी ग्रांटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। बिल्कुल सही बात है, जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होगा वो कौन देगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट देगा। कैसे देगा भाई? कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगा, ऑक्शन से हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे इसके लाइसेंस दिए जाएंगे फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ माइंस मिनरल्स। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 76 है भाई, द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है वो WMO पब्लिश करता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट IPCC मत लगा देना भाई, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिशन लाइफ। हमको बात किसकी करनी है? मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मतलब क्या भाई? इट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसको हम क्या बोला? लाइफ बोला। इट प्रमोट्स पीपल टू अडॉप्ट एन एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल वे ऑफ लिविंग दैट फोकसेस ऑन माइंडफुल एंड डिलिबरेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है।
है ना, ध्यान से रिसोर्स को यूटिलाइज करना, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, ऐसा लाइफ स्टाइल आप अडॉप्ट करो जो कि यूटिलाइजेशन करो रिसोर्सेज का धीरे धीरे, डिलिबरेटली और माइंडफुल सोच समझ के। इसको हमने क्या बोला, मिशन लाइफ बोला, बिल्कुल सही बात है। इट एम टू मेक एटलीस्ट 80% ऑफ द विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, बिल्कुल सही बात है। मिशन लाइफ चाहता है कि जो विलेजेस हैं 80% विलेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएं, लोकल बॉडीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएं, अर्बन लोकल बॉडीज कब तक, 2028 तक, बिल्कुल सही बात है, मिशन लाइफ में ये बताया गया है। And the idea of life movement was introduced during 26th United Nations Climate Change Conference of Parties in Glasgow, बिल्कुल सही बात है। कोप 26 के अंदर हमारे पास लाइफ मिशन लाइफ का कॉन्सेप्ट आया था जो कि ग्लासगो में हुआ था भाई, वहाँ से 2023 के अंदर हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तीनों हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 78 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द एम ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, जो हमारे पास एम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, इसमें से गलत बताना है, मतलब कौन सा एम नहीं है। हमारे पास जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात करते हैं 2030 तक, बिल्कुल सही बात है यार। सो फर्स्ट इज करेक्ट। इंसेंटिवाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्ट्रोलाइजर्स बना रहे हैं, जहाँ से हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे वाटर को, जहाँ से हाइड्रोजन बनाएंगे, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट्स हैं, उनके जो कंपनीज हैं, उनको हम क्या करेंगे, आप इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप इतना कराओगे तो आपको इतना सब्सिडी दे सकते हैं, हम इतना आपको टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इंसेंटिवाइज करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइजर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम हाइड्रोजन भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। डेवलपिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ इन ग्रीन हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है भाई, खुद की कैपेसिटीज़ बनाने की बात करते हैं हम। एंड एलिमिनेट द इम्पोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल ना, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वहाँ पे एलिमिनेट करने की बात नहीं करते, हम रिड्यूस करने की बात करते हैं भाई फॉसिल फ्यूल के इम्पोर्ट्स को। सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट, नॉट एलिमिनेट। ऐसा कोई भी चीज़ को आप एकदम झटके से ख़त्म नहीं कर सकते, सो एक तरह से इसका एम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 79 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीजन विथ हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इंसुलेशन आर द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो ट्रॉपिक्स हैं जहाँ प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बारिश के लिए, खाना उगाने के लिए पानी भी है और सनलाइट भी है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी ही होगी। द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा इज मोर और इज़ मच ग्रेटर देन दैट ऑफ फाउना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, क्या प्लांट्स ज़्यादा हैं दुनिया में प्लांट की स्पीसीज एज कम्पेयर टू एनिमल्स? नो भाई, हमारे पास जो फाउना है वो ज़्यादा है, एनिमल स्पीसीज ज़्यादा है हमारे पास फ्लोरा के कंपैरिजन में। द रीजन विथ हाई एल्बिडो ऑन अर्थ एक्सिबिट वेरी लो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज सनलाइट को तो रिफ्लेक्ट कर दे रहे हो, इसीलिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जो आर्टिक रीजन है जहाँ पे एल्बिडो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, लेस बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। कोरल रीफ सपोर्ट अराउंड 1/4 ऑफ ऑल नोन मैराइन स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा सी ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 80 है विथ रेफरेंस टू शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। देखो भाई ये हमारे पास अगस्त 2023 के बाद वाला चीज़ें हैं, तो याद रखना कि पहले हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, अब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुके हैं, ब्राज़ील को पीछे छोड़ चुके हैं हम। कंज्यूमर में तो हम सबसे लार्जेस्ट थे ही थे। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया ही होगा। सेकंड है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर शुगर कैन आर डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, बिल्कुल सही बात है। CACP की रिकमेंडेशन पे हमने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या निकालती है, FRP निकालती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस निकालती है शुगर केन के लिए। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, दोनों कनेक्ट है बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 81 है कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव गिवन मिनरल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वेट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट तो हमारे पास किसका होगा, सिलिकॉन का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलिकॉन है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन है। उससे नीचे हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से नीचे हमारे पास क्या होगा, आयरन के बाद कैल्शियम और सबसे कम क्या है, सोडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस होगा भाई, तो इसी के हिसाब से हम अरेंज करें तो 3 सबसे ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम में 2, फिर आयरन में हमारे पास 1, फिर कैल्शियम 4, फिर 5 4 1
23 5 4 1 2 3 जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है कोई सा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 82 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वोल्केनो हैव लो एक्सप्लोसिविटी एंड ओनली गेट एक्सप्लोडेड इफ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। बिल्कुल सही बात है, हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वोल्केनो इज रिफर्ड बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो भाई लो एक्सप्लोसिविटी ठीक है, गेट एक्सप्लोडेड ओनली व्हेन द वाटर get into the vent and they have gentle convex slope with wide base and are mostly made of basalt, Mauna Loa। yes, Mauna Loa ऑफ हवाई। तो ये क्या है, शील्ड वॉल्केनोज होते हैं, इस प्रकार से होते हैं जिनमें लो सिलिका कंटेंट होता है एंड लो गैस होता है। ये एक्सप्लोर तभी करते हैं जब पानी अंदर में जाता है यार। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए शील्ड वॉल्केनो। एक मैंने पोस्ट में अपलोड भी किया है कि हाँ भाई क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शील्ड वॉल्केनो, सीडर कोन, है ना, वो सब चीज़ों का जो कि हमको देखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आते रहते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 83 है कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव लैंडफॉर्म्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। हमसे क्या पूछा गया है यार, हमसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछा गया है। जो प्लंज प्लून्स है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो कि कास्ट टोपोग्राफी के अंदर देखने को मिलते हैं। ऊपर से जब पानी जमीन में पड़ता है झरना से नीचे, तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लंज पूल बोलते हैं यार। नेचुरल डिवाइस आर इरोजनल, नो दिस आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जो कि हमारे पास कब देखने को मिलते हैं, सपोज करो नदी है तो नदी जाके कुछ ऊपर से सेडिमेंट लाएगी, साइड साइड में डिपॉजिट कर देगी, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लेवीज बोलते हैं। स्टालाक्टाइट आर सीन इन दी कास्ट टोपोग्राफी, जो कि एक प्रकार से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। जॉर्ट्स जो है वो एक तरह से इरोजनल लैंडफॉर्म है भाई, इरोजनल लैंडफॉर्म है बिकॉज ये जाके समुद्र के तीर, सपोज कोई नदी है उसके बगल बगल बहुत ये डीप साइड से क्या करते हैं, यहाँ पे ये कुतर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, उल्वास आर नॉट एस्कर सीफ, तो यहाँ पे ये नहीं है। उल्वास जो होते हैं, ठीक है, तो जो उल्वास होते हैं वो कास्ट टोपोग्राफी के अंदर हमको देखने को मिलता है। एंड दिस आर डिप्रेशन यार, गड्ढे होते हैं कास्ट टोपोग्राफी के अंदर, इसको बोलते हैं उल्वास। तो जो एस्कार्स होते हैं वो हमको ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं भाई, दिस आर ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं। एंड दिस आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स यार, एस्कार्स एंड मोरेन्स आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ व्हाट, है ना, दिस आर एसोसिएटेड विद ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 84 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्थक्विक वेव्स। हमको अर्थक्विक के वेव्स की बात करनी है। बॉडी वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन सरफेस वेव, गलत बात है भाई। जो सरफेस वेव होते हैं, जो कि सरफेस में होते हैं, जो कि सरफेस को शेक करते हैं, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं बिकॉज बिल्डिंग को हिला सकते हैं, है ना, सो दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। अगर फर्स्ट इनकरेक्ट होता है आंसर क्या होता है, सीधा डी हो जाता है, बट सेकंड स्टेटमेंट देख लेना, है ना। अब बॉडी वेव की बात की ही गई है तो हमारे पास ये हमको पता होना चाहिए कि बॉडी वेव दो तरह के होते हैं, पी वेव एक एस वेव, पी वेव एंड एस वेव। जो पी वेव होता है ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है एस वेव के मुकाबले, ये हमको पता होना चाहिए, पी पहले पहुंचेगा मतलब ज़्यादा स्पीड में। The surface wave has low frequency, long wavelength and they travel slower than body waves। ये तो सही होना ही था। क्वेश्चन नंबर 85 है which of the following countries are member of both BRICS organization and G20 recently seen in the news। देखो भाई अगस्त 2023 में हमारे पास क्या हुआ, कौन कौन से देश थे, अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड ईरान। इसको ब्रिक्स का मेंबर बनाया गया, ठीक है, इसको ब्रिक्स कंट्रीज का मेंबर बनाया गया, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से ऐसे मेंबर्स कंट्रीज जो कि ब्रिक्स का भी पार्ट है, G20 का भी पार्ट है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे ईरान जो है ना वो G20 का पार्ट नहीं है, यहाँ पे यूएई जो है वो भी G20 का पार्ट नहीं है, यहाँ पे इजिप्ट जो है वो G20 का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट फर्स्ट में साउथ अफ्रीका, रशिया, सऊदी अरेबिया एंड चाइना, ये दोनों के पार्ट हैं, G20 का पार्ट भी है, ब्रिक्स के भी पार्ट है, सो आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार के एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं भाई, हमको ये पता होना चाहिए। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे बताओ भाई G20 के कौन कौन से मेंबर्स हैं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपको ब्रिक्स के कौन कौन से मेंबर्स, आपसे पूछेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो हमको उस तरह से रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 86 है विथ रेफरेंस टू ब्लैक कार्बन, हमको बात किसी करनी है ब्लैक कार्बन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर एमिटेड बाय इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल सोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन निकलते हैं यार।
दे कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन इन विजिबल अल्ट्रावायलेट एज वेल एज इंफ्रारेड वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक कार्बन जो है एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा। इसलिए तो ब्लैक दिख रहा है भाई, ब्लैक कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक इसलिए दिखता है बिकॉज सब चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। वाइट इसलिए दिखता है बस सब चीज़ को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। दे स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन कार्बन डाइऑक्साइड। नो भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेंचुरीज के लिए रहते हैं हमारे पास, बट जो ब्लैक कार्बन है वो फॉर कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते रहेंगे, उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सो डेज एंड वीक्स, सो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है द डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कार्बन इन द हिमालयस कैन फास्टर ग्लेशियर मेल्टिंग, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज ब्लैक कार्बन ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे, जब ये ग्लेशियर्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे ग्लेशियर्स को। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 2 4, आंसर हो जाएगा सी ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 87 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ अ स्लाइट कूलिंग इफेक्ट ऑन द अर्थ फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज एयर पॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एरोजोल्स भी आते हैं, और वो एरोजोल्स क्या करते हैं भाई, जो सम पोर्शन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होते हैं, जो कि सन से आते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। जब वहाँ से हीट आएगा नहीं तो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट 2 है एरोजोल कैन रिफ्लेक्ट अ पोर्शन ऑफ इनकमिंग लाइट फ्रॉम द सन, ये भी सही है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स, हाउ मेनी ऑफ द टेक्निक्स गिवन अबव आर रिलेटेड टू द सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। हमको बात किसकी करनी है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की बात करनी है। तो जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है, मतलब याद रखना, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट सन से जो रेज आ रहे हैं उससे रिलेटेड हमको यहाँ पे बात करनी है। तो जो ओशन फर्टिलाइजेशन है, ओशन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है ओशन के अंदर वो बढ़ रहा है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है भाई सोलर रेडिएशन से। सो फर्स्ट इज नॉट रिलेटेड विद सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। मराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, इसमें हम क्या करते हैं, जो सी वाटर है ना उसको स्प्रे कर देते हैं इन दी एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है यार, है ना। एंड क्लाउड का फॉर्मेशन होता है जो कि सीरियस नेचर होते हैं जनरली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, अंदर आने देते हैं, ठीक है। सो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के साथ इनका ट्रैप नहीं करते, मतलब ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एंड क्लाउड थिनिंग, बिल्कुल सही बात है। देखो जनरली जो थिन क्लाउड होते हैं ना वो सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, थिक क्लाउड्स क्या करते हैं, इसको ट्रैप कर देते हैं। उल्टा भी है, क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं वो उसको आने नहीं देते इस प्रकार से, बट थिक क्लाउड्स जो अंदर आने देते हैं, थिन क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बट थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है, मैं मानता हूँ कि भाई हाँ क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा टेक्निकल है, बट है तो है। एफॉरेस्टेशन का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली सोलर रेडिएशन से। सो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 89 है विथ रेफरेंस टू वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है भाई, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करनी है। अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रोड्यूसर अप्लाइज टू बोथ प्री कंज्यूमर एंड पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकिंग वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि 2016 में आया था, है ना, वो दोनों के लिए अप्लाई करता है भाई, प्री कंज्यूमर्स एंड पोस्ट कंज्यूमर्स के लिए। सो दिस इज करेक्ट। अंडर फसाई रेगुलेशन प्रोडक्ट्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक इंक्लूडिंग कैरी बैग्स आर नॉट अलाउड फॉर पैकिंग, स्टोरिंग और डिस्पेंसिंग आर्टिकल्स ऑफ फूड ना, पहले अलाउड नहीं था बट अब अलाउ कर दिया गया है। सो इसको इनकरेक्ट है ये। अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स 2022 एवरी लोकल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेग्रीगेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। देखो भाई ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर नहीं है, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर आता है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसके अंदर हमारे पास बात होती है सेग्रीगेशन की, कलेक्शन की, प्रोसेसिंग की एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट की, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। बीएचएस की बात करनी है अपने को, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की बात करनी है जो कि न्यूज़ में था भाई।
द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लोकल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज BHS। बिल्कुल सही बात है। केरला हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इंडिया। नो, नॉट केरला, वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज़्यादा अराउंड 48 है यार। डिक्लेयरिंग अ साइट एज BHS पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रीवेलिंग प्रैक्टिस एंड यूजेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ना, आप सिंपल सा सुनने में लग रहा है भाई गलत है। उनकी प्रैक्टिसेस को, उनसे क्या फर्क पड़े बाहर में क्या चल रहा है, वो तो अपनी जिंदगी जीते रहेंगे जो लोकल कम्युनिटीज वाले हैं वो। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू आर मोस्ट लाइकली टू एनकाउंटर वेदाती बेनी ऑफ जोन। ये वेदाती बेनी ऑफ जोन क्या होता है भाई? वेदाती बेनी ऑफ जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे सबडक्शन ऑफ द लैंड मास के वजह से क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। मिड अटलांटिक में तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं भाई, एंड सबडक्शन तो कहाँ पे होता है, कन्वर्जेंट के यहाँ होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में। सैन एंड्रियास फॉर द ट्रांस बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म लैंड बाउंड्रीज है ना। ईस्ट अफ्रीकन लिफ्ट वैली भी, ये भी डाइवर्जेंट है। जो नॉर्दर्न होंगसू इन जापान है, ये यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है और यहाँ पे सबडक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदाती बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेस्मिक वेव्स। हमको सेस्मिक वेव्स की बात करनी है। बोथ द P वेव्स एंड S वेव अराइव एट द सरफेस फ्रॉम देयर ओरिजिन एट द सेम टाइम। हमने बात की थी कि भाई जो P वेव होते हैं वो P मतलब पहले S वेव के मुकाबले, बोथ आर बॉडी वेव्स। Both the body waves while propagating in certain direction cause vibration in the body of the rocks through which they passes in same direction। गलत बात है भाई, P से परपेंडिकुलर, P से P वेव, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन ऐसे ऐसे मूव करता है। तो जिसमें पार्टिकल्स का मोशन होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होता है, बट जो S वेव है वहाँ पे क्या होता है, ये इस प्रकार से मूव करता है, तो जो परपेंडिकुलर नहीं होता, इन द सेम डायरेक्शन पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। द रिले वेव वाली टाइप ऑफ सरफेस वेव, हमने देखा पहले क्वेश्चन में कि सरफेस वेव ज़्यादा डैमेज करते हैं एज कम्पेयर टू द बॉडी वेव। रिले वेव कॉज द मेजोरिटी ऑफ द शेकिंग फेल्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। बिल्कुल सही बात है। डीपर अर्थक्वेक रिड्यूस द स्पीड ऑफ सरफेस वेव एंड द एसोसिएटेड डैमेजेस। बिल्कुल सही बात है, एकदम अंदर से अर्थक्वेक जा रहा है तो स्पीड ऑफ द सरफेस वेव को तो कम कर ही देगा और डैमेज को भी कम कर देगा। मतलब अर्थक्वेक जितना अंदर से निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, उतना ही कम डैमेज करेगा, और जितने सरफेस के पास ओरिजिनेट कर रहा है उतना ज़्यादा डैमेज करेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली टू, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 93 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग वेरियस रिलीफ फीचर इन देयर एंड देयर डिस्क्रिप्शन। तो हॉर्स क्या होते हैं, देखो भाई हॉर्स H लिखते हैं इस प्रकार से, तो ये H जो है उभारा हुआ चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपलिफ्टमेंट पार्ट है ना, अपलिफ्टमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स, है ना। ट्रफ मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा जो है वो हमारे पास ग्रेवेन में देखने को मिलता है। ट्रफ मतलब गड्ढा, गड्ढा देखने को मिलता है ग्रेवेन के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। ग्रेवेन जो है अपलिफ्टेड लैंड मास है विद स्टीप स्लोप ऑन बोथ साइड। नो, अपलिफ्टेड तो मैंने बता दिया भाई ये हॉर्स्ट होता है। एस्कारपमेंट क्या होता है, एस्कारपमेंट जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हो गए भाई, वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट जो है नीचे वाला एकदम नीचे गिर गया भाई, साइड वाला प्लैंक, तो इसीलिए एकदम तरह से स्टीप वाले पार्ट हुए। सो वेरी स्टीप स्लोप इन द कंटिन्यूस लाइन अलोंग अ फॉल्ट इज कॉल्ड एन एस्कारपमेंट। इसलिए तो बेस्ट हमारे पास क्या होते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे शिपिंग साइट्स हैं बेस्ट इन दी वेस्टर्न घाट्स। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है, विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेंटल कन्वेक्शन गिव राइज टू सुपर प्लूम्स एंड इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर वर्टिकल टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन। नो, टेक्टोनिक प्लेट्स का मोशन कैसा होता है भाई, हॉरिजॉन्टल होता है, नॉट ऐसे ऐसे, दिस मूव ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। हेलिकल फ्लूइड मोशन इन द अर्थ लिक्विड इनर कोर। देखो भाई इनर कोर कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, पहली बात तो सॉलिड होता है। एंड हेलिकल मोशन जो आउटर कोर में होता है जो कि लिक्विड होता है, उसके वजह से हमारे पास जियोमेट्रिक फील्ड बनते हैं, नॉट ऑन द इनर कोर। सो दिस इज इनकरेक्ट।
लोअर मेंटल कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन बेयरिंग सिलिकेट्स इज द मेन सोर्स ऑफ मैक्सिमम बेसाल्टिक माग्मास, नो नॉट लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है ना भाई वो हमारे पास सिलिकेट से बना होता है एंड वहाँ पे हमारे पास बेसाल्टिक माग्मा का सोर्स है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट तीनों के तीनों है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट, जो कि न्यूज़ में था। कौन से हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं भाई, अगस्त 2023 में न्यूज़ में था, है ना, उसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में बात करनी है। दे लिव इन इंसोलेशन एंड हैव अ फॉक्स लाइक अपीयरेंस। देखो भाई ये कॉलोनी में रहते हैं, नॉट इन आइसोलेशन, ठीक है ना, इंसोलेशन नहीं है, आइसोलेशन है। ये कॉलोनी में रहते हैं भाई, दे आर गुड सोशल एनिमल्स, सो आपस में मिलजुल के रहते हैं, नॉट इन आइसोलेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड दे सर्व एज अ कीस्टोन स्पीसीज इन ट्रॉपिकल इकोसिस्टम कजिंग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स फॉर प्लांट। बिल्कुल सही बात है, सीड डिस्पर्सल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए तो कीस्टोन स्पीसीज है भाई। कीस्टोन स्पीसीज मतलब ऐसा स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, हमको रिमूव कर दें उनको तो, ठीक है। एंड दे आर डिक्लेयर्ड एज वर्मिन अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नो, पहले वर्मिन्स थे, वर्मिन्स शेड्यूल नंबर 5 में आते थे, पहले वर्मिन्स थे, बट अब इनको क्या कर दिया गया है, वर्मिन से हटा के शेड्यूल नंबर 2 में कर दिया गया है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है, विद रेफरेंस टू द लॉस एंड डैमेज फंड रिसेंटली अप्रूव्ड ड्यूरिंग द 28th COP ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हमसे क्या बात करनी है भाई, लॉस एंड डैमेज फंड की बात करनी है। हमको किसकी बात करनी है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात करनी है, जो कि 28th COP में अप्रूव किया गया था, उसके बारे में। द लॉस एंड डैमेज फंड वाज फर्स्ट अनाउंस ड्यूरिंग द पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015। नो, पहली बार इसको अनाउंस किया गया था COP 27 के अंदर। COP 27 कहाँ पे हुआ था भाई, इजिप्ट के अंदर। The fund will be used to compensate the most vulnerable countries for damage from climate linked disaster। बिल्कुल सही बात है। The bank will administer, कौन सा बैंक, वर्ल्ड बैंक will administer the day to day operation of the loss and damage fund। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रामसर वेटलैंड्स एंड स्टेट। रुद्र सागर कहाँ पे है भाई, त्रिपुरा के अंदर। बिल्कुल सही बात है, जो कि गोमती नदी पे बना हुआ है रुद्र सागर लेक। शिवपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी सही है। एंड कंजीरनकुलम जो है वो त्रिपुरा केरला के अंदर नहीं है भाई, दिस इन तमिलनाडु। कंजीराकुलम बर्ड सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु के अंदर है ना। हाईगेम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है भाई। हाईगेम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। सो करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, जब करेक्टली मैच हो जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 98 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हमको बात करनी है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज आर लाइकली टू बी अपराइट, ठीक है ना। हमसे पूछा गया कि अपराइट कौन हो सकता है इन एंटार्क्टिक मैराइन इकोसिस्टम विथ फाइटोप्लैंक्टॉन्स एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा वो अपराइट होगा, बिकॉज सबसे क्या होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, उससे कम जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, उससे कम छोटे छोटे मछलियाँ होंगे, उससे कम और बड़े बड़े मछलियाँ होंगे, है ना। एंड बायोमास की बात करें तो जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी तो बायोमास तो ये अपराइट होगा, ये इन्वर्टेड होगा बायोमास का पिरामिड, है ना। सो इट इज़ नॉट द आंसर, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है ना। 10% रूल के हिसाब से पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, किसी भी इकोसिस्टम को देख लो यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग बायोटिक प्रोविंस। हमसे पूछा गया है बायोटिक प्रोविंस की बात करनी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक प्रोविंस मेंशन्ड अबव वी आर लाइकली टू एनकाउंटर एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम, ठीक है। कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम देखने को मिलेगा, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। तो मालाबार कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, है ना। तमिलनाडु में उतना बारिश नहीं हो पाता भाई, बिकॉज यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो है साइड से निकल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र वैली जो कि हमारे पास, जहाँ पे चेरापूंजी, है ना, माहेश्वरम, ये सब मौजिनराम आते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा होती है। निकोबार आइलैंड में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लक्षद्वीप में उतना बारिश नहीं होता, है ना। सो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते। सो 134 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। द टर्म टोपिकलू, कुंडाकल्लू एंड नननगडी रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिफर्स टू, दिस आर व्हाट, दिस आर मेगालिथिक बुरियल साइट्स, जो कि हमको देखने को मिले थे साउथ इंडिया के अंदर। टोपिकल्लू जो है वो कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है।
सो ये सब हमारे पास न्यूज़ में था भाई करंट अफेयर 2023 के अगस्त में, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये कवर किया हमने जियोग्राफी का सेक्शनल टेस्ट, है ना, ये जियोग्राफी का सेक्शनल टेस्ट था, जियोग्राफी का सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 था, है ना, जहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन देखे प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन देखे जो कि अगस्त 2023 का था। ओके